वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ सीटेट और एसटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सीडीपी क्वेश्चन। जो आपके एसटेट और सीडीपी की जो 30 सेक्शन का पोर्शन होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ सीटेट परीक्षा के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी के 30 सबसे महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू दिए गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में सीडीपी के आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। 30 में से 15 आपके हैं बाल विकास के और 15 में आपके पेडागोजी के क्वेश्चन मिक्स रहेंगे। तो टोटल है आपके 30। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। विकास के इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ए समीप दूर अभिमुख सिद्धांत, बी शीर्षगामी सिद्धांत, सी एकीकरण का सिद्धांत और डी निरंतरता का सिद्धांत। 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 में से कोई एक ऑप्शन राइट है तो राइट ऑप्शन आपको बताना होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी शीर्षगामी सिद्धांत। क्योंकि जो हमारा विकास होता है, एक बच्चे का विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसका सिर बाहर आता है, उसके बाद उसके पैर। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने लग जाता है? तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और ये होती है आपकी 11 वर्ष से ऊपर। ठीक है। जो आपकी संवेदी प्रेरक अवस्था होती है वो होती है आपकी 0 से 2 वर्ष। सेकंड होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज, वो होती है आपकी 2 से 7। तीसरी आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वो होती है 7 से 11। और औपचारिक लास्ट संक्रियात्मक अवस्था वो होती है आपकी 11 वर्ष से ऊपर। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार संरक्षण का गुण विकास की किस अवस्था में विकसित होता है? जब बच्चा वस्तुओं का संरक्षण करने लगता है, उसको इकट्ठा करने, उसकी रक्षा करने लगता है, तो ये होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीप विकास का क्षेत्र क्या है? जेपीडी क्या है? तो इनके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है ए बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ दिए जाने वाले कार्य के बीच का अंतर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में पाड़ ढांचा या स्कैफोल्डिंग किसे दर्शाता है? तो 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन गेस करें आप। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी विस्को द्वारा शिक्षण में दी जाने वाली अस्थायी सहायता, इसको बोलते हैं हम पाड़ ढांचा या फिर स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चा समाज के नियमों और कानून को बनाए रखने का प्रयास करता है? तो ये होती है पारंपरिक स्तर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बच्चे अपने पर्यावरण के साथ
अंत्य क्रिया या इंटरेक्शन करके सीखते हैं, तो यह कथन किसका है? तो ये दिया था हमारा वाइगोत्स्की ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी होती है? तो बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वो एक फैमिली के संपर्क में आता है, तो उसकी पहली पाठशाला उसका परिवार होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा चरण सबसे संवेदनशील होता है? तो सबसे संवेदनशील अवस्था बताई है किशोर अवस्था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किशोर अवस्था। इस अवस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा भ्रमित रहता है, हर चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, हर चीज़ को लेके बच्चा सेंसिटिव होता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग दूसरों के मूड, स्वभाव और प्रेरणा को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? अंत है होता है अपना और अंतर होता है दूसरा। तो उन्होंने बोला कि हमने दूसरों के स्वभाव को समझना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, इंटरपर्सनल। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी थी आपके अल्फ्रेड बिने ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। और इसके अलावा जब इन्होंने ये आईक्यू दिया था तो इसमें संशोधन किया था, संशोधन होता है उसमें थोड़ा चेंजमेंट करना स्टर्न और टर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लड़कों को कार और लड़कियों को गुड़िया देना समाजीकरण में किससे दर्शाता है? तो ये दर्शाता है जेंडर रूढ़िवादिता को, जेंडर स्टीरियोटाइप्स को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए, विकास केवल आनुवंशिकता पर निर्भर है। बी, विकास केवल पर्यावरण पर निर्भर है। सी, विकास होता है आनुवंशिकता और पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है। डी, विकास पूरी तरह से अप्रत्याशित है। तो जो आपका विकास होता है एक मिक्सचर होता है दोनों का, हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट, एरिक्सन के अनुसार पहचान बनाम भूमि का भ्रम किस स्थिति किस अवस्था में होती है? जैसा कि मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एज होती है, इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, भावुक होता है, भ्रमित होता है। तो यहाँ पे आएगी आपकी किशोर अवस्था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, किशोर अवस्था, एडोलसेंस एज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं और घरेलू सामग्रियां विशिष्ट लिंग के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? अगर हम किसी भी जेंडर के साथ कोई भी वस्तु जोड़ रहे हैं तो हम दिखा रहे हैं रूढ़िवादिता को। इसका राइट आंसर है बी, जेंडर रूढ़िवादिता। नेक्स्ट अब आपके है पेडागोजी के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आप समझो कि समावेशी शिक्षा होता क्या है।
समावेशी होता है सभी का समावेश, सभी को एक साथ बिठाकर कक्षा में उनको शिक्षा देना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना एक नियमित विद्यालय में शिक्षित करना, कोई भेदभाव नहीं। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित है? तो डिसलेक्सिया होता है आपका पढ़ने से, इसमें बच्चे में या बड़ों में रीडिंग डिसएबिलिटी पाई जाती है, बच्चा पढ़ने में अक्षम होता है, ठीक है, पढ़ नहीं पाता वो, अगर उसमें डिसलेक्सिया होता है तो ऑप्शन नंबर बी पढ़ने में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, एक बच्चा जो गणित गणनाओं को करने में लगातार कठिनाई का सामना करता है वह किस प्रकार से ग्रसित होता है? देखो, पढ़ने में तो था डिसलेक्सिया, अगर किसी बच्चों को मैथ में कठिनाई आती है, मैथ को वो लगातार पढ़ रहा है लेकिन वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसमें कैलकुलिया की प्रॉब्लम होती है उसको, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर है आपका ADHD का पूर्ण रूप क्या है? जो बच्चों में ध्यान की कमी और अति सक्रियता को दर्शाता है। अगर बच्चों को ADHD की प्रॉब्लम है तो बच्चा एक जगह ध्यान नहीं लगा पाएगा, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म पूछे तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, अटेंशन डिफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, प्रतिभाशाली गिफ्टेड, जो गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनकी पहचान के लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? जो गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं, जो बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं, एक बार उनकी कैचिंग पावर इतनी तेज़ होती है, एक बात बताते ही वो कैच कर लेते हैं, तो इसकी विशेषता है ऑप्शन नंबर बी, उच्च स्तरीय मानसिक क्षमता और मौलिक सोच। देखो, जब कभी भी आप पेडागोजी के क्वेश्चन करते हैं तो आपके सामने जितने भी पॉइंट है, 4 पॉइंट, आपको देखना है कि सबसे पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है, जो सबसे पॉजिटिव मिलेगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो हमसे पूछा है प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता, तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट आपको देखो चारों में कौन सा लगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 21, संरचनावादी कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट उपागम के अनुसार अधिगम क्या है? इसमें होता है बच्चा की पावर बहुत तेज़ होती है याद करने की, तो बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया होती है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 किस पर सबसे ज़्यादा बल देती है? रटने पर, परीक्षा के लिए पढ़ने पर, सी वैचारिक समझ पर, डी पाठ्य पुस्तकों के हूबहू याद करने पर। देखो, A, B और D आपका सबसे नेगेटिव पॉइंट है, पॉजिटिव कुछ है, तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, वैचारिक समझ और योग्यता आधारित शिक्षा पर, कि जो एजुकेशन होती है हमारी वो ऐसी हो, बच्चा ना तो उसको रटे, ना ही सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़े, ना ही उसको बुक को हूबहू याद करें। मेन पर्पस क्या है NEP 2020 के अकॉर्डिंग? बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बच्चों का इंक्रीज़ हो, उनमें समझ आए, रीजनिंग पावर उनकी डेवलप हो, ठीक है, योग्यता आधारित शिक्षा होनी चाहिए वो, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 23, आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक होता है अंदर, अभिप्रेरणा होता है मोटिवेशन, जब हमारा अंदर से मोटिवेशन आता है उसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? देखो, जो आपकी अभिप्रेरणा होती है इंग्लिश में बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन आपका दो तरह का होता है, एक होता है आपका बाह्य और एक होता है आपका आंतरिक।
जो आपका आंतरिक मोटिवेशन होता है वो अंदर से आता है। इसमें व्यक्ति को किसी प्रकार का लालच नहीं होता है, ठीक है। एक होता है बाह्य, जब बाहर के लोग उसको मोटिवेट करते हैं, बाहर के लोगों से मोटिवेट होकर वो किसी काम को करता है, उसको बोलते हैं बाह्य। तो इन्होंने हमसे पूछा है आंतरिक का उदाहरण। तो इसका है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। रोहन अपनी रुचि और आनंद के लिए एक नई किताब पढ़ता है। देखो, उसको किसी ने नहीं बोला कि बुक को पढ़ो, उसके अंदर से वो उसको इंटरेस्ट है इसलिए वो पढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, कब किया जाता है? तो ये आपका, जैसे कोई टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है क्लासरूम में, तो उस बीच बीच में जो बच्चों का मूल्यांकन करता है, ठीक है, वो मूल्यांकन उसका ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी। और मूल्यांकन के बाद वो फीडबैक देता है कि बच्चों ने क्या सीखा, क्या कमी थी। तो रचनात्मक मूल्यांकन होता है बीच बीच में। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 25, अधिगम का अंतःदृष्टि सिद्धांत, इंसाइट लर्निंग थ्योरी, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अंतःदृष्टि सिद्धांत दिया था हमारा कोलर ने, और ये थे गेलास्टवादी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, थोंडाइक के सीखने के नियम में कौन सा मुख्य नियम नहीं है? तो थोंडाइक ने मुख्य 3 नियम दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। देखो, तत्परता का नियम क्या था कि अगर हमें कोई भी चीज़ सीखनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। तैयार का मतलब होता है मेंटली प्रिपेयर। अगर हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो हम किसी काम को नहीं सीख सकते। सेकंड, इन्होंने दिया था लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। अगर हमें किसी चीज़ को सीखना है तो उसकी हमें बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। ऑप्शन नंबर सी, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस, जो भी काम हम सीख रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, अगर उसका हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा तो हम उस काम को जल्दी कर लेते हैं। तो ये था उसका लॉ ऑफ इफेक्ट। अभी 3 दिए थे उसने, जो उसने नहीं दिया था वो था गुण नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बहु अनुक्रिया का नियम उन्होंने नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 27, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? कठोरता ना की, बी केवल उनको ज्ञान देना, सी सुविधादाता की, या एक मुक्त प्रदर्शक की। तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट देखो क्या है चारों में। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, एक सुगमकर्ता या सुविधादाता, फैसिलिटेटर के रूप में। इट मीन्स बच्चों को जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो जो टीचर है, गुड टीचर है, उसकी प्रॉब्लम को साथ के साथ सोल्व करें, उसको फैसिलिटी दे, उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करें। जो आपका CCE, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, क्या उद्देश्य है इसका? 4 ऑप्शन दिए आपको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के विकास के सभी पक्षों, शैक्षणिक और सह शैक्षणिक का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट, प्रश्न 29, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ या संकेतक क्या है? सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है अधिगम का? तो सबसे उपयुक्त अर्थ होता है कि जब भी हम अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो हमारे अंदर, हमारे व्यवहार में चेंज आना, से पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में व्यवहार में परिमार्जन या व्यवहार परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर था। अब है आपका
लास्ट 30, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे निचला स्तर कौन सा है? तो सबसे निचला स्तर है इनका ज्ञान। इसमें क्या था, अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, सबसे पहले जो बच्चा होता है ज्ञान प्राप्त करता है, नॉलेज गेन करता है। जब उसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो फिर वो उसको जो भी बातें उसने देखी है या सुनी है उसको समझता है। सेकंड था उनका समझ। अब उसने ज्ञान ले लिया, उसको समझ लिया, अब उस ज्ञान को एप्लीकेबल करेगा, यूज़ करके देखेगा ना। उसके बाद उसने उसको यूज़ किया। लास्ट में होता है इवोल्यूशन, मूल्यांकन किया करेगा कि जो उसने ज्ञान प्राप्त किया, उसको सीखा समझा, उसने यूज़ किया, क्या उसने पूरा ज्ञान प्राप्त किया या नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में बताएं।